अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, जो तौहीन अदालत की समाअत हुई फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा मौजू होगा जो चमन की सूरत हाल है और उस हवाले से जो ज़रिए इक़दाम इंतज़ामिया ने इक़दाम किया। और तीसरा मौजू होगा जो एक कम्पेन चल रही है एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से, और वो है कि नाहक जो सियासी कैदी हैं उनके लिए इमदाद इकट्ठी करने के हवाले से। तो चलते हैं अपने पहले मौजू की तरफ और बात करते हैं जो आज तौहीन अदालत की समाअत हुई उस हवाले से। जावेद सुमरो से जानने की कोशिश करते हैं मुख्तसरन कि उस समाअत के दौरान क्या हुआ, और उसके बाद जो साबिक वज़ीर हैं और मौजूदा सेनेटर हैं फैसल वाउडा, उन्होंने जो टॉक की है उसमें उन्होंने कौन से निकात उठाए हैं। उनका तो ये कहना है कि वो जो उन्होंने बात की उस पर आज भी कायम है। तो वो कौन से नुकात हैं जो उन्होंने कहे और उस पर आज भी कायम है, और मुस्तकबिल के हवाले से वो क्या कहते हैं। देखें, फैसल उस समात में आज मैं मौजूद था। आज की समात जो थी वो अगर मैं कहूँ तो वो आज स्पेसिफाई थी, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के वकील जो बैरिस्टर फ़ारूक नसीम है वो बहुत आला पाए के वकील भी हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। तो उन्होंने शुरू में ही आकर कहा कि जी हमने गैर मशरूत जो है माफ़ी नामा जो है वो अदालत में जमा करा दिया है। उस पर फिर अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सवालात हुए और उनसे ये पूछा गया कि जी तौहीन अदालत का कानून किस तरह से है, और इसके अलावा अगर मजहबी बातें भी की गई जिसमें सूरह अल हुजरात की मुख्तलिफ आयात का जिक्र आया, अहादीस का जिक्र आया कि जी एक मुसलमान भाई के खिलाफ जो अगर बात की जाएगी तो वो किस तरह से देखी जाती है मज़हब के अंदर, मुआशरे के अंदर अखलाकी तौर पर उसको किस नज़र से देखा जाता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जी मुझ पर आप बेशक जो मर्जी इल्ज़ामात लगाए जाएं, लेकिन मैं उस पर कभी भी अपना एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन जब अदलिया पर बात आएगी तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगा। उनकी जो माफ़ीनामा था मुस्तफ़ा कमाल का, उसको अदालत ने ले तो लिया, लेकिन आज की हद तक उस माफ़ीनामे को कबूल नहीं किया। और फिर उनको ये कहा कि अगर देखें, सिंपल सी बात है कि अगर आपने अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और माफ़ीनामा चाहते हैं तो, लेकिन आपने बाहर जाकर उस माफ़ी के हवाले से रिग्रेट वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उसी जगह पे जाकर नहीं की, तो उस पर फ़ारूक नसीम एग्री हुए। उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर अदालत अगर चाहे तो हम वो रिग्रेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम वो कर सकते हैं। उसके बाद सूरत हाल ये आई कि जब फैसल वाडा की बारी आई, उनके वकील ने सामने आकर कहा कि जी हमने भी अपना जवाब जमा कराया। तो उस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि जी क्या आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो उस पर उनके वकील ने कहा कि नहीं, हम माफ़ी अभी नहीं मांग रहे। और हमारे जो उनका जो मतलब वकील का कहना था कि उनके जो मौकिल हैं, क्लाइंट हैं, वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। इस दौरान फैसल वाडा ने अदालत में बात करने की चाही, लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से उनको इजाज़त ना मिली जिस पर वो बात ना कर सके। उसके बाद अदालत ने जो है आज का ऑर्डर जारी करते हुए मुख्तलिफ जो टीवी चैनल जिन्होंने मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी उनको नोटिस जारी किए हैं और उनसे 2 हफ्ते में जवाब तलब करते हुए 28 जून तक समाअत मुलतवी की है। उसके बाद फैसल वाडा बाहर आए, उन्होंने आकर एग्जैक्टली यही बात कही कि मैं आज भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कायम हूँ, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो अदलिया की तज़ीक के हवाले से कोई बात करें। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा था, उस ख़त के हवाले से उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, तो वो उस पैराए की हद तक थी। और फिर कुछ सवालात हुए तो उस सवालात के हवाले से उन्होंने फिर जस्टिस अतर बिन और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से गुफ्तगू की, तो वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं वो उसके ऊपर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना मौक़िफ़ जो है अदालत के सामने पेश करूँगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों केसेस पाकिस्तान की मातहत अदलिया के पास, इस्लाम हाई कोर्ट्स के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा है, उनकी भी बात उन्होंने की कि जी ये जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं ये क्यों हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए आज की हद तक फैसल वाडा को अदालत ने एक बार फिर मौका दिया कि आप जाएं, मशवरा करें अपने वकील के साथ कि आया आप क्या करना चाहते हैं, इस केस को प्लीड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने एग्जैक्टली अपना ये मौक़िफ़ किया कि अगर जो भी पार्लियामेंटेरियन जिसको ख़ास तौर पर बात करते हुए ख्याल करना चाहिए, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये बात साबित होती है तो कानून के मुताबिक इन दोनों सेनेटर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन चूँकि अटॉर्नी जनरल ने यह भी एक टाइम पे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब मुस्तफ़ा कमाल इस सूरत के अंदर माफ़ी मांग चुके तो उनकी माफ़ी एक्सेप्ट करनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी माफ़ी आज की हद तक एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन चूँकि एक कंडीशनल बात हुई, रिमार्क्स हुए कि जी अगर आप रिग्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर इस बारे में आगे सोचा जा सकता है, तो उन्होंने बाहर आकर मुस्तफ़ा कमाल ने वो रिग्रेट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने वकील फ़ारूक नसीम साहब के हमरा वो की है।
अच्छा, दूसरा जो हमारा आज का मौजू है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक कैंपेन चल रही है एक सियासी जमात की तरफ से, और उसमें ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि नाहक कैद जो सियासी असीरान हैं, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। एक, कि नाहक कैद सियासी असीरान कौन से हैं? दूसरा, सोशल मीडिया पे ये कैंपेन क्यों चलाई जा रही है कि उनके लिए ये चंदा इकट्ठा किया जाए? दूसरा, ये चंदा इकट्ठा करने का एक जो ट्रेंड चल पड़ा है ये कहाँ पे जाके रुकेगा? तीनों चीज़ों को हम इस वीलाग में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सियासी नाहक असीरान जिनको कहा गया है ये कौन से हैं और इनके हवाले से क्या कौन सी सियासी जमात ये सारा कुछ कर रही है। तो अगर हम देखें जावेद सुमरो, तो 9 मई हमारे सामने कोई भूला हुआ नहीं है। 9 मई में एक बड़ी तादाद में जो हमारे रियासती इदारों पर हमले किए गए उसके के हवाले से केसेस सबके सामने, और जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। और अगर ये कहा जाए कि वो सियासी असीरान है और नाहक कैद हैं, तो ये क्या कहना दुरुस्त है किसी भी सियासी जमात की तरफ से जो ये दावेदार है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात भी है और सबसे ज़्यादा लोगों की हमायत भी उसको हासिल है? देखिए, हम नाम लेके बात करेंगे, किसी सियासी जमात का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है बहुत ज़्यादा मजबूत है बाकी दीगर सियासी जमातों के। तो आज ही ये उनकी जानिब से एक मुहिम शुरू की गई है कि जो सियासी असीरान हैं कैद, उनकी फैमिलीज़ के लिए माली मुआवनत की अपील की गई है। मुझे ये बताएं कि आप उन लोगों की बिल्कुल माली मुआवनत अगर करना चाहते हैं तो भाई आप जो पार्टी के अंदर सियासी शख्सियात बैठी हुई हैं, उनके पार्टी लीडर्स बैठे हुए हैं, वो अपने जेब से जाकर उनको दें ना। ठीक है, अगर वो कैद है, आप उनके साथ हमदर्दी रखते हैं तो आप उनके लिए जाकर आप अपने तरफ से दें, पार्टी फंड में से चीज़ें निकाल कर दें ताकि वो जिन्होंने आपके लिए लॉयल्टी ज़ाहिर की और वो कैद में है और उनकी फैमिलीज जो है वो डिस्टर्ब है मुआशी तौर पे, तो आप पार्टी की सूरत में जाकर उनसे तमाम का तमाम उनकी जो माली सपोर्ट है वो करें ताकि फैमिलीज उनकी आगे बढ़ सके। लेकिन नहीं, आदत है किसी हर बंदे की कोई ना कोई आदत होती है, तो यहाँ पे भी एक आदत है। हमने माजी में भी देखा कि मुख्तलिफ जब एक कैटास्ट्रॉफीज आई पाकिस्तान के अंदर जिसमें सैलाब का इशू था, जो कोविड का इशू था और इसके अलावा दीगर मामला थे, उसके अंदर भी इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैराथन्स की गई। उन मैराथन्स के अंदर जो दयार गैर में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनको अतियात दी, किसी ने प्लेजेस किए। अब वो प्लेजेस तो चलो ठीक है, उसमें कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन ऐलान हो जाता है। लेकिन इस दौरान हमने देखा, मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि जो पैसे उस वक़्त उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जमा हुए वो कहाँ खर्च हुए, उसका ऑडिट कहाँ है, किसको पता? मुख्तसर ये है कि ये जो पैसे आएंगे ये भी कुछ लोगों की जेब में जाएंगे और होगा कुछ भी नहीं। और वो लोग जिनको मासूम करार दिया जा रहा है असल में वो जिम्मेदार है 9 मई के भी और रियासती इदारों के खिलाफ बात करने के भी, इस मुल्क के मुफाद के खिलाफ खेलने के भी। तो उनको किस तरह मासूम करार दिया जा सकता है? जाहिर सी बात है अदालतों में जाके सामना करें बजाय इसके कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर उनके लिए कैंपेन चलाएं। अगर उनके खानदान इस हाल में हैं तो वो आपकी वजह से हैं कि आपने उनका ब्रेन वॉश किया, आपने उनको इस रियासत के खिलाफ जो है उकसाने की कोशिश की जिसका नतीजा उनको इन मसाइब की सूरत में मिल रहा है। तो इस हवाले से तमाम पाकिस्तानी जो है वो कम से कम इस बात का इदराक ज़रूर करें और इस बात का ख्याल ज़रूर करें कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो मुल्की मुफाद के लिए, मुल्क के लिए इस्तेमाल हो, मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वालों के लिए इस्तेमाल ना हो। तो ऐसी किसी कैंपेन का हिस्सा मत बने जो ऐसे लोगों के लिए है जो आपके रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जो आपके मुल्क के मुफाद के खिलाफ बात करते हैं। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट आज का हमारा मौजू है वो है चमन की सूरत हाल। चमन की सूरत हाल भी गुज़श्ता कई माह से वहाँ पर भी एक एहतजाज जारी है और वो है जो अफगान बॉर्डर के हवाले से पाकिस्तान ने एक वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई है कि वहाँ से जो भी आएंगे वो उसके लिए दस्तावेजी सबूत, और यहाँ से जो भी अफगानिस्तान जाएंगे उसके लिए भी दस्तावेजी सबूत होना लाजमी है। उस हवाले से एक पुरअमन कहा जा रहा कि एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन गुज़श्ता एक माह के दौरान उस एहतजाज में शिद्दत इस तरह आई कि उन्होंने जो तमाम हदूद थी वो पार करनी। पासपोर्ट ऑफिस को ताला लगाया गया, सरकारी दफातर को ताला लगाया गया, प्रेस क्लब को ताला लगाया गया। इस तरह के बहुत सारे इकदाम किए गए, शाराएं ब्लॉक कर दी गई और जो निज़ाम ज़िंदगी था उसको मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया।
اس کے بعد جو امن کمیٹی تھی، جو ضلعی انتظامیہ تھی، وہ مذاکرات میں گئی، اور مذاکرات کے دوران جو کچھ ہوا اس میں گزشتہ دن جو پولیو ٹیم تھی اس پر جس طرح حملہ کیا گیا، اس میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، 2 لیویز اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد رات کو ڈی سی پر جس طرح حملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی، اس پر لیویز نے جو شرپسند عناصر تھے ان کو حراست میں لیا۔ اس ساری صورتحال پر اگر مختصراً آپ سے بات کی جائے جاوید سمرو تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں فیصل، اس صورتحال کے اندر دیکھیں ہمارے بلوچستان کے اندر یا ہمارے پاکستان کے وہ اضلاع جو دور دراز کے ہیں، وہاں پر قبائلی نظام بہت زیادہ جو ہے وہ سسٹین کرتا ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس قبائلی نظام کے اندر اگر کسی بھی قبائل کے خلاف کوئی اگر قانونی کارروائی کی جائے تو وہاں پر وہ اکٹھے ہو کر وہ جو ہے شہر بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، شاہراہ بلاک کرنا شروع کر دیں۔ لیکن جو چمن میں واقعہ ہوا ہے وہ مجھے اس پر اس لیے افسوس ہے کہ یار وہ جو پولیو مہم میں جانے والی وہ خواتین تھی اور ان کے ساتھ جو اہلکار تھے، یار وہ کسی ریاستی دشمنی کے خلاف تو نہیں جا رہے تھے یا کسی قبائل کے خلاف تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو ایک نیک کام کرنے جا رہے تھے۔ وہ وہاں پر موجود جو ہماری آئندہ آنے والی نسل ہے ان کو پولیو کے قطرے پلانے جا رہے تھے، آپ نے اس پر بھی جھگڑا کر دیا۔ اگر آپ کو اگر انکار تھا یا اعتراض تھا تو آپ اس صورتحال کو سامنے رکھ کے وہ جو باقی چمن کے قبائل ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا ہے ان کو سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو خواتین آئی تھی آپ کے گھروں کے اندر وہ ان بچوں کو قطرے پلانے کے لیے، وہ بھی کسی کی مائیں بہن اور بیٹی ہوں گی، تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا، پھر جو لیویز اہلکار ان کو تحفظ دینے کے لیے آپ نے ان کو زخمی کر دیا۔ اگر آپ ایسا ایکشن کریں گے تو بھائی قانون تو ضرور آئے گا اپنا حرکت میں، جب قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ میری نظر میں ایک افسوسناک عمل ہے۔ تو اس افسوسناک عمل کو روکنے کے لیے وہاں کی انتظامیہ چونکہ حرکت میں آ چکی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ اس سارے عمل میں ان لوگوں نے جو اس کام میں ملوث ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہونے چاہیے، ان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزائیں دینی چاہیے تاکہ آئندہ ہمارے ان اضلاع میں جو لوگ اچھا کام کرنے جاتے ہیں ان اچھے کام کرنے والے لوگوں کو روکا نہ جائے اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ حرکت کر کے کوئی قبیلہ یا کوئی قبائل جو ہے وہ اپنا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے، آپ کی آئندہ آنے والی نسل خدا نہ کرے کہ آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ ڈسیبل ہو جائے، تو اس گھر کے اندر کیا گزرے گی جہاں کوئی بچہ ڈسیبل ہو جائے۔ خدا رہا ایسی حرکتیں نہ کریں۔ ایسی حرکتیں کرنے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ بھائی ریاست ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے، اور ریاست کے اندر نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہر طریقے سے قانونی استعمال کرتی ہے، اپنے اختیارات کا قانونی استعمال کرتی ہے۔ تو جب قانونی اختیارات کا استعمال ہوگا اور قانون کے تحت ہوگا تو پھر جو کلپریٹس ہوں گے ان کو جا کے وہ کورٹ آف لا میں پیش کریں گے، پھر کورٹ آف لا اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن یہ افسوسناک عمل ہے فیصل۔ جو آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے مقدمات ہونے چاہیے، تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا، چاہے وہ پولیو ٹیم پہ تھا چاہے وہ ڈی سی پہ تھا، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، جن کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ اور ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس ریاست کے خلاف کسی کو اکسانے والے اور اس ریاست کے خلاف کام کرنے والے کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پاکستان اور یہ ریاست عزیز ہے، اور اس ریاست کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کو ہم کسی صورت بھی رائیگان نہیں جانے دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔